हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को विरासत स्थल जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी न किसी एग्जाम में आपको इसके प्रश्नों को देखने को ज़रूर से मिला होगा। ये स्थलों और उनकी विशेषताओं के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे आपको। ये भाग नंबर 1 है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जितना सारा विशेषताएं हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे और अगले भाग में हम इसके प्रश्नों को लाएंगे आपके लिए। तो ज़रूर से बने रहें इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं इसके विशेषताओं को। यूनेस्को विरासत स्थल के बारे में हम जानेंगे। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में है। वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी ये सहयोग करता है। उसको सूची में अपने रखता है जिससे वो क्या कर सकता है, उसकी संरक्षण कर सकता है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शिक्षा, प्रकृति, समाज इसके फुल फॉर्म में ही है। ठीक है, चलिए इस फुल फॉर्म को हम प्रश्नों में देने वाले हैं, इसलिए आज इसमें हम लोगों ने नहीं रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे देश की राजधानी से हम शुरू करेंगे। तो पहला यूनेस्को विरासत स्थल है हुमायूं का मकबरा, जिसको हम इसकी सूची में रखा गया था 1993 में। इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। इसके मकबरे का निर्माण वर्ष 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। ठीक है, इसकी फोटो को भी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि इस हुमायूं मकबरा को कब लिस्ट में रखा गया, तो आप बता सकते हैं कि 1993 में इसको यूनेस्को लिस्ट में सूचित किया गया। और इसको बनवाने वाला कौन था? सम्राट अकबर था। इसको कब बनाया गया था? 1570 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्थलों में। ये अभी सभी दिल्ली के चल रही हैं। अब दिल्ली में ही एक और यूनेस्को धरोहर है, कुतुब मीनार, जिसको सूचित किया गया था 1993 में। इसकी विशेषताएं क्या है? ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार में से है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर यानी 239.5 मीटर फीट इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण काल सन 1193 का है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ कराया था, इसीलिए इसे कुतुब मीनार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे। अब आते हैं हम लाल किला, जो कि आपको इसके बारे में बार बार आपको सुनने को मिलता होगा। लाल किला को यूनेस्को विरासत स्थलों के सूची में 2007 में दाखिल किया गया। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। 1648 ईस्वी में तैयार हुआ ये। किले का निर्माण का काम शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में मुगल शैली के अनुसार करवाई गई, यानी इसको बनाने में 10 साल लगे। तो इसमें से प्रश्न आ सकता है कि लाल किला को यूनेस्को विरासत स्थलों में कब सूचित किया गया? तो आप बता सकते हैं 2007 में। और इसको किसने बनाना शुरू किया? तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसको इसको का इसकी कार्रवाई को शुरू की गई, इसको बनाना शुरू किया गया। ठीक है, दूसरा स्थल। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला है हमारा आगरा का किला। आगरा का किला को यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया। इस भव्य संरचना का निर्माण 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। ठीक है, इसको भी बनाने वाले कौन थे? बादशाह अकबर थे। और ये कब शुरू हुआ? 1573 में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है ये। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है कि आगरा शहर के यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है। इसकी फोटो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे स्थल पे हम जाएंगे। और हमारा दूसरा स्थल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आ, आप जाने माने स्थलों में से एक है, ताजमहल। 1983 में इसको सूचित किया गया यूनेस्को के विश्व धरोहर में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबे में से एक है। तो अगर आपको बोला जाए कि ताजमहल क्या है, तो एक मकबरा है और ये 7 अजूबों में से एक भी है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था।
तो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। इसको भी आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे स्थल पे, फतेहपुर सीकरी। ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसको यूनेस्को साइट्स में 1986 में दाखिल किया गया। एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर के सन 1571 में बसाया था। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हैं। पहला है बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में ही है। दीवान खास स्तंभ, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी का एक इमारत है जो ये आपको फोटो में दिख सकती है। ठीक है। चलिए दूसरे प्रसिद्ध इमारतों पे जाएंगे हम लोग। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विरासत स्थलों में सूचित किया गया। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बना बौद्ध स्मारक गुफा जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो अगर आपको बोला जाए तो किसके लिए है, तो बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं और इसको 29 चट्टानों को काट के बनाई गई है। और अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को के लिस्ट में दाखिल किए गए। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पीकार के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इस फोटो में आप लोग इसको देख भी सकते हैं। चलिए दूसरे स्थलों में हम आएंगे और हमारा दूसरा स्थल है एलोरा की गुफाएं, जिसको यूनेस्को 1983 में दाखिल किया गया। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह 34 गुफाएं हैं जो असल में एक उद्वर खड़ी चरिंद्र पर्वत का एक फलक है, यानी एक पहाड़ को काट कर बनाया गया एक मंदिर है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या मिलते हैं, हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के भगवान के बारे में, बौद्ध के बारे में, जैनों के बारे में आपको मिल सकता है। चलिए अब आता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थलों में शामिल किया गया। एलिफेंटा गुफाएं को मूल रूप से धारपुरची लेनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा के दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं धारपुरची लेनी। इस गुफा मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ की गुफाओं में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, यम, गणेश, संकट की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो आप जान सकते हैं ये पूरी के पूरे हिंदू धर्म को समर्पित है। उत्तर द्वार के सामने प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है जो समर्थ राष्ट्रकुल कला की सर्वोत्तम रचना है। और ये त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा की नहीं बल्कि भगवान शिव की है। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यूनेस्को की सूची में 2004 में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, मतलब इसका पूर्व नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस। ये भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रण स्मारक भी है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रण स्मारक कौन है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है। चलिए दूसरे की ओर जाएंगे हम लोग। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको 19वीं सदी के विक्टोरिया नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट डेको शैली और यहाँ पे विक्टोरिया गॉथिल शैली। इसको 2018 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब आते हैं हम तमिलनाडु में। महा महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुए। महाबलीपुरम या महाबलीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चैगलपुट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो हम सभी यूनेस्को साइट्स के विशेषताओं के बारे में आपको हम बता रहे हैं, तो उसको आप नोट कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे। अब आते हैं ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। इसको 1987 में यूनेस्को में समर्पित किया गया। महान जीवित चोल मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में चोल साम्राज्य काल के कुछ हिंदू मंदिरों की सूची है। इस सूची में बृहदीश्वर मंदिर, तुजावुर बृहदीश्वर मंदिर, गेंगोकोंडा चोलपुरम और एरवतेश्वर मंदिर कभिकोनम समर्पित है।
इसके मुख्य मंदिरों के बारे में अभी आप पढ़ सकते हैं। और इसको शामिल कब किया गया था? तो 1987 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर की सूची में। अब आते हैं हम ओडिशा के बारे में। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को के लिस्ट में लिस्टेड किया गया। मंदिर का श्रेय पूर्व गंगा वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। अब कर्नाटक में चलते हैं हम लोग। हम्पी, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपने सुना होगा। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सूचित किया गया। हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से भी जाना जाता है। इस फोटो में आप लोग इसको देख सकते हैं। पदत्कल स्मारक। पदत्कल स्मारक कर्नाटक में बागल बागलकोट। पदत्कल ऐतिहासिक स्मारकों में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। कट। पदत्कल स्मारक पदत्कल कर्नाटक में बागलकोट जिले में स्थित एक शहर है। पदत्कल एक ऐतिहासिक स्मारक में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। इन प्राचीन मंदिरों का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु वीरपंच का मंदिर है, जिसे रानी लोक महादेवी द्वारा 740 के आसपास बनाया गया था। अब इसे कब लॉन्च किया गया था, कब यूनेस्को की सूची में दिया गया था? तो इसको 1987 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में रखा गया था। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खजुराहो के स्मारक यूनेस्को में 1986 में शामिल किए गए। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग सांची के बुद्ध स्मारक पे। सांची के बुद्ध स्मारक 1979 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए गए। सांची का महान स्तूप शानदार बौद्ध स्मारक अर्धगोल ईंटा के संरक्षण संरचना है, जो 4 दीवारों से घिरे हुए हैं। इन्हें जिन्हें तोरना नाम से जाना जाता है। स्तूप का प्रत्येक दरवाजा प्रेम, विश्वास, साहस और शांति का प्रतीक है। चलिए आते हैं दूसरे में। भीमबेटका के चट्टान 2003। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शिलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसे सबसे प्राचीनतम चिन्ह माना जाता है। अब आते हैं हम गोवा में। गोवा के ईसाई घर और मठ 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। चर्च और कॉन्वेंट ऑफ गोवा यूनेस्को द्वारा भारत के गोवा राज्य में गोवा वोला या पुराने गोवा में स्थित धार्मिक स्मारकों का एक समूह को दिया गया नाम है। इन्हें 1986 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब हम आते हैं बिहार में। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर। भारतीय राज्य बिहार के बोधगया में बना महाबोधि मंदिर एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ पर महान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर भारत के सबसे पहले बौद्ध मंदिर में से एक है। इस फोटो में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार के नालंदा महा बिहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम, जिनका 450 से 470 को प्राप्त होता है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी इसमें छात्रों को रहने की सुविधा भी थी। अब आते हैं हम गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जो 2004 में यूनेस्को की सूची में सूचित किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि भारत में स्थित है। इसे इस सूची में सन 2004 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम पाटन रानी की वाव। 2014 में इसे यूनेस्को के सूची में धारित किया गया। रानी के वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। रानी की वाव
वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। अगर आप इसको देखने जाएं तो ये उल्टा महल है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न। अब हम आते हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जिसे 2017 में यूनेस्को की सूची में दाखिल किया गया। 11वीं शताब्दी के आसपास अहमदाबाद अशवाल के नाम से जाना जाता था। यानी अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? आशवाल। उस समय राजा आशाभील का शासन था। आधुनिक शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने 1411 में गुजरात सल्तनत के रूप में भी किया था। ठीक है। अब हम आते हैं गुजरात के कक्ष में। धोलीवीरा जो एक हेरिटेज साइट्स है, आपको पता होगा। धोलीवीरा हड़प्पा का एक शहर है। इस पुरातत्व स्थल को धोलीवीरा गांव के निवासी सुबेदान गढ़वी ने 1964 के दशक के प्रथम प्रारंभ में खोजा था। धोलीवीरा में सिंधु घाटी सभ्यता का आवासीय और खंडहर मिलते हैं, और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। और धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से धारित किया गया। अब आते हैं राजस्थान। जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक खगोलीय अवलोकन स्थल है। इसमें लगभग 20 मुख्य स्थिर उपकरणों का एक सेट मिलता है। इसमें यह यंत्र आप देख सकते हैं। ठीक है। 20 से भी मुख्य स्थिर उपकरणों का एक सेट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की चार दीवारी। जयपुर की चार दीवारी को 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों में शामिल किया गया। जयपुर का चार दीवारी बाजार पूरी दुनिया में फेमस है। जयपुर चार दीवारी बाजार अलग अलग सड़कों के किनारों में बसा हुआ एक ऐसा बाजार है जिसे तसल्ली से देखने के लिए शायद एक सप्ताह का समय भी लग सके। यानी ये बहुत बड़ा बाजार है। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बट इसको इसके टाइम को याद रखें कि यूनेस्को को कब शामिल हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पंछी अभयारण्य है। तो केवलादेव किसके लिए मुख्य है? पंछी अभयारण्य के लिए। इसको पहले भरतपुर पंछी विहार के नाम से भी जाना जाता था। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले किया गया था, और इसका नाम केलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। तो इसके 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं। पहला, ये पंछी अभयारण्य है। दूसरा, इसका पुराना नाम भरतपुर पंछी विहार है। और दूसरा, 250 साल पहले इसे निर्माण किया गया था। ठीक है। आते हैं राजस्थान की पहाड़ी किले के बारे में, जिसको 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। राजस्थान राज्य में स्थित धारावाहिक स्थलों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुरा, झलावीड़ा, जयपुर और जैसलमेर में 6 राजशाही किले हैं। ठीक है। इन सब किलों को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया। अब आते हैं हम लोग चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स लें, जिसे 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 1 में स्थित ली कॉर्बुजियल द्वारा डिजाइन किया गया। इसमें 3 इमारतें हैं, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामिति पहाड़ और टावर ऑफ सेंट जॉर्ज शामिल है। इसके मुख्यता के बारे में आप जान के रखें। चलिए अब आते हैं हम असम में। असम काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सिंह का गेंडा, भारतीय गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो आपको पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उस एक सिंह के गेंडा के लिए, जिसे भारतीय गेंडा भी कहा जाता है। मानस जंगली अभयारण्य, जिसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानीय वाणिज्य के लिए जाना जाता है, जैसे असम छत वाले कछुए, हेपड़ी खरगोश, गोल्डन लूगर और पेंगी होंग, जो इसके मुख्य वाणिज्य जीव हैं। मानस जंगली भैंसा के आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल को लेके। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान। यह क्षेत्र मैंगो कट पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान
भाग संरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों में घिरे हुए है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं को आप याद रखें। अब आते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, जिसे किस्म किस्म के फूलों की छटा बिखरी हुई है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए। यानी दोनों को एक ही साथ विश्व धरोहर की सूची में रखा गया, पर टाइम अलग अलग है, 1998 और 2005। ठीक है, इसे याद रखें। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थलों में सूचित किया गया, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्क 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 754.4 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। शेष क्षेत्र इको जोन में आता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सोमवार 23 जून 2014 को प्राकृतिक विश्व धरोहर बन गया था। तो इसके डेट को भी आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उत्तर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि एनपी भी कहा जाता है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सर्वोच्च क्षेत्र में से एक है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसमें शामिल है। इसको याद रखेंगे। अब आते हैं हम तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल किया गया। इसका निर्माण वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके एक सेनापति रेचरा रुद्रदेव ने करवाया था। मंदिर एक शिवालय है जहाँ भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। आइए चलते हैं दूसरे स्थल पे। भारत के पर्वतीय रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भारत की पूर्वोत्तर रेलवे नैरो गेज रेलवे लाइन है जो भारत के पहाड़ों में बनाई गई थी। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप में भारत की पर्वतीय रेलवे के नाम से जाना जाता है। विस्तार क्या क्या है इसके? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से ये होके गुजरती है। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट को, जो 2012 में शामिल किया गया यूनेस्को के विरासत स्थलों में। इसका विस्तार है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सहादित्य कहते हैं। विश्व में जैविक विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा केरल में से होते हुए कन्याकुमारी को समाप्त हो जाती है। इसको आप मैप्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। उसकी शुरुआत देखिए यहाँ से हो रही है, वेस्टर्न घाट जिसे बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू हो रही है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से, और एक गोवा होते हुए कर्नाटका, तमिलनाडु पे जाके खत्म हो रही है। चलिए दूसरे स्थल पे जाएंगे हम लोग, और हमारा दूसरा स्थल है शांति निकेतन, जो ही हाल ही में बना है 2023 में। ये 41वां यूनेस्को साइट है। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम का स्थापना की थी। वही है शांति निकेतन। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण ये नगर प्रसिद्ध हुआ था। तो यूनेस्को की सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स में एक हो जाते हैं, क्योंकि ये नई है, 2023 में से यूनेस्को के साइट्स में सूचित किया गया। एक और है जो हॉयसल मंदिर 2023 में यूनेस्को के साइट्स में शामिल हुआ, जिसके हाल ही में 18 सितंबर 2023 को हॉयसल मंदिर, जिसके 42वें नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बना गया। कर्नाटका के 3 प्रसिद्ध मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इन सबको हॉयसल मंदिर के समरूप पर रखा गया है। जो पहला मंदिर है बेलूर, दूसरा है हलेबिंदु, दूसरा है सोमनाथपुरा। ये तीनों हॉयसल मंदिर के अंतर्गत आते हैं। एंड सभी को क्या किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में सूचित किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें, ध्यान रखें अपना, और ज़रूर देखें, रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप शार्प होते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखें और खुश रहें।